हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट के कुछ बेसिक्स देखे थे। ठीक है, हमने ये देखा था कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो आपको फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर सुनाई नहीं देती है ना, आपको इतनी फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है। ठीक है, एफ नॉट वी नॉट वी एस है ना। एंड हमने ये बात करी थी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड करें। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे एंड ये केस देखा था जहाँ पर ऑब्लिक मोशन हो रहा हो वहाँ पर डॉपलर इफेक्ट कैसे अप्लाई करा जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ इफेक्ट ऑफ विंड। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एंड सोर्स के पास कुछ स्पीड है, ऑब्जर्वर के पास कुछ स्पीड है, ठीक है, यहाँ से साउंड एमिट हो रहा है एंड अभी के लिए मानते हुए चलो कि विंड की स्पीड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जब भी हम साउंड की स्पीड डिफाइन करते हैं, है ना, जब भी हम स्पीड बोलते हैं कि साउंड की स्पीड इतनी है ना, सो दिस स्पीड इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो ये स्पीड हम मीडियम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये हम मीडियम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको साउंड की एक्चुअल स्पीड निकालना है तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए आपको ये जो स्पीड है ना 330, इसमें मीडियम की स्पीड ऐड करना पड़ेगी एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एफ नॉट वी नॉट बाय वी एस। ठीक है, बस यहाँ पर होगा क्या, साउंड की जो स्पीड है ना, साउंड की जो स्पीड है वो यहाँ पर आप 330 पुट नहीं करोगे। अब इस स्पीड में आप मीडियम की स्पीड ऐड करके है ना लिखोगे, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेव भी इधर जा रही है और विंड भी इधर चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बदले में वी प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड लिख लेना, वी प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड लिख लेना, और यहाँ पर प्लस माइनस जो भी आता है ना वो साइन लगा देना। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला रहने वाला है, बस विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी इस केस में। अच्छा, इसका एक दूसरा केस मैंने यहाँ पर बना लिया है जिसमें अब विंड इधर जा रही है और वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, तो एफ नॉट वी नॉट बाय वी एस। ठीक है, यहाँ पर साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, तो साउंड की जो स्पीड है उसके बदले में वी माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड लिख लो, वी माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड लिख लो, और बीच में जो भी प्लस माइनस आना है ना वो लगा देना आप यहाँ पर। अच्छा, अगर विंड जो है वो वेव की डायरेक्शन में ना चल के कुछ एंगल पे चले, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। बस अब क्या होगा, विंड की स्पीड का ये वाला जो कंपोनेंट है वो मैटर करेगा। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल के आप डॉपलर इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से या इस रिलेटिव मोशन की वजह से वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट आता है ना। तो अब अपन स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑन वेवलेंथ। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर इमेजिन करो कि हमारे पास एक सोर्स है और वो रेस्ट पर है, ठीक है, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सोर्स को मूव कराया और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहाँ पर मैंने आपके सामने ये जो ड्रॉ कर रखे हैं ना,
ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। एंड मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट के बीच में सेपरेशन जो है वो एक वेवलेंथ का है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का सेपरेशन मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि लैम्डा के बराबर है, ठीक है। अब होता क्या है, जब एक ऑब्जर्वर मूव करते हुए आता है, ठीक है, तो जब ये ऑब्जर्वर मूव करते आएगा तो सबसे पहले इससे पहली वेव फ्रंट टकराएगी, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी वेव फ्रंट टकराएगी। अब होता क्या है, इसके मूव करने की वजह से वेव फ्रंट जो है वो जल्दी जल्दी टकराएगी। मतलब अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता तो ये वेव फ्रंट टकराती उससे, फिर ये वेव फ्रंट टकराती उससे, है ना। इन दोनों वेव फ्रंट को टकराने में कुछ ना कुछ समय लगता, कुछ ना कुछ इंटरवल लगता। अब अगर ये इसकी तरफ भागना चालू कर देगा तो यही वेव फ्रंट थोड़ा सा कम समय के अंदर टकराना स्टार्ट कर देगी, जल्दी जल्दी टकराना चालू कर देगी। जल्दी जल्दी टकराना चालू कर देगी तो इसको फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती हुई दिखाई देगी, या फ्रीक्वेंसी में तो अंतर दिखाई देगा, लेकिन इसको अभी भी जो वेव फ्रंट के बीच की दूरी है, या इसको अभी भी जो वेवलेंथ है वो सेम मिलेगी। इसको अभी भी लैम्डा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वर का मोशन है, ठीक है, ये मोशन वेवलेंथ को इफेक्ट नहीं करता, है ना। ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता। अब नेक्स्ट हम सोर्स के मोशन के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है कि अगर सोर्स आपका आगे मूव करना चालू कर देगा, सोर्स अगर इसकी तरफ मूव करना चालू कर देगा तो सोर्स के फ्रंट वाले रीजन में, है ना, सोर्स के फ्रंट वाले रीजन में, ठीक है, इस रीजन में जो वेव फ्रंट है वो पास पास आ जाएगी, है ना। मतलब फ्रंट वाले रीजन में वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर, है ना, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ से एमिट होने वाले साउंड को रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो इस पीछे वाले रीजन में, है ना, इस पीछे वाले रीजन में वेव फ्रंट के बीच में सेपरेशन बढ़ गया है। वेव फ्रंट के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन बढ़ गया है, तो इसको कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ रिसीव होगी, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ क्या होगी, रिसीव होगी, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जर्वर, है ना, यहाँ पर कहीं पर है तो उसको शॉर्ट वेवलेंथ रिसीव होगी, और अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको लॉन्ग वेवलेंथ रिसीव होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सोर्स के मोशन की वजह से वेवलेंथ पे इफेक्ट तो आता है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि सोर्स का जो मोशन है वो जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में वेवलेंथ कंप्रेस होगी, और सोर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो वेव फ्रंट क्या होगी, एक्सपांड होगी, या वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट हम ये निकालना चाहते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये कितने अमाउंट से कम होगी, या ये जो वेवलेंथ है ये कितने अमाउंट से बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये समझने के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले ये समझो कि वेवलेंथ एक्चुअल में होती क्या है ना। वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ की एक डेफिनेशन तो ये होती है कि आप दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रो ले लो, इनके बीच की सेपरेशन को अपन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर वेवलेंथ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर एक सोर्स है, इससे साउंड एमिट हो रहा है
है ना, इससे साउंड एमिट हो रहा है। अब जब साउंड एमिट होगा तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, है ना। अब इसके एक वाइब्रेशन के अंदर वेव जितना आगे जाती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, पार्टिकल के एक ऑसिलेशन के अंदर वेव जितना आगे मूव करती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब इमेजिन करो कि हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स है। ठीक है, अब सपोज करो कि एक टाइम मैंने मान लिया कैपिटल टी, है ना, विच इज़ टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब इस सोर्स से एक वेव एमिट होगी, टी टाइम में वो वेव यहाँ पर कहीं पर चले जाएगी एंड इसको हम बोलेंगे, है ना, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारा जो सोर्स है वो स्टेशनरी नहीं है। सपोज करो कि हमारा जो सोर्स है वो अब स्टेशनरी नहीं है। अब होगा क्या कि अगर हमारे सोर्स से कोई डिस्टर्बेंस निकला, तो टी टाइम के अंदर वो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो अभी भी यहीं तक, है ना। सिंस यहाँ से जो वेव निकल रही है उस वेव की एक स्पीड होगी, है ना। तो पहले जितनी स्पीड होगी वेव की, बाद में भी एग्जैक्टली उतनी ही स्पीड होगी वेव की। सेम स्पीड होने की वजह से पहले केस में अगर डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँचा था तो दूसरे केस में भी डिस्टर्बेंस यहीं तक पहुँचेगा। ठीक है, तो पहले केस में डिस्टर्बेंस हमारा यहाँ पहुँचा था टी टाइम में, अभी डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचेगा। लेकिन अब इस केस में होगा क्या, इस केस में हमारा जो सोर्स है ना, वो इतने समय में वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टी इतना आगे बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमारा सोर्स आगे बढ़ के यहाँ पर कहीं पर पहुँच जाएगा। अब सोर्स के यहाँ पहुँचने की वजह से आपको वेव जो है ना वो ऐसी दिखाई देगी। सोर्स के आगे बढ़ने की वजह से आपको अब वेव कुछ ऐसी फील होगी, है ना। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो वेव है वो इस लेंथ से तो क्या हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है। और कितने अमाउंट से श्रिंक हुई है, ये श्रिंक हुई है वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम पीरियड, इतने अमाउंट से श्रिंक हुई है। ठीक है, तो अब मैं अगर नई वेवलेंथ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि नई वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, अब आप चाहो, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे सोर्स की वजह से, है ना, सोर्स के मोशन की वजह से आने वाला वेवलेंथ में शिफ्ट। ठीक है, अब इसमें एक केस और देख लेते हैं, है ना। तो हम अब क्या करते हैं, वही सोर्स लेते हैं, वही वेव एमिट कराते हैं, वो वेव यहाँ पर कहीं पर पहुँचेगी, है ना। अगेन सोर्स ले लेते हैं एंड अब हम मानते हैं कि ये सोर्स जो है ना, वो राइट साइड में जाने की बजाय लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में जो डिस्टर्बेंस निकलेगा वो डिस्टर्बेंस अभी भी यहीं तक पहुँचेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो डिस्टर्बेंस निकलेगा वो अभी भी यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस तो यहीं तक पहुँचेगा। लेकिन जब मैं इस केस में देखूँगा, है ना, तो टी टाइम के बाद मेरा जो सोर्स है वो मुझे यहाँ पर कहीं पर दिखाई देगा, वो शिफ्ट हो जाएगा वी एस इंटू टी से। सोर्स इतनी अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा। इतने अमाउंट से शिफ्ट होने की वजह से जो वेव है वो कुछ इस तरीके से इलोंगेट होती हुई दिखाई देगी एंड आपको दिखेगा कि वेव इतने अमाउंट से क्या हुई है, इलोंगेट हुई है। तो अब अगर मैं नई वेवलेंथ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ पुरानी वेवलेंथ प्लस वी एस इंटू टी।
है ना। और आप टाइम पीरियड को 1 बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हो।